अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है। अब इस मुआहिदे की वजह से ट्रंप के गले में जो हड्डी फंस चुकी थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की, वो भी निकल गई है। क्योंकि जैसे ही अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। फर्टिलाइज़र जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीनों के लिए ज़रूरी था, उनकी कीमतें बढ़ गई और फिर इससे आलमोस्ट जितनी भी खाने पीने वाली अशिया थी उनकी कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई। जॉब्स ख़त्म हो गई। आलमोस्ट पूरी दुनिया एक बहुत बड़े क्राइसिस में फंसती चली जा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कोशिशों से अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिकवरी मोड में है। और पाकिस्तान जब ये अमन कोशिशें कर रहा था तो उस वक़्त हमारे हमसाये मुल्क में ऑल पार्टी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पार्लियामेंट में मौजूद ओपोजिशन ने जयशंकर से ये पूछा कि भाई पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे की कोशिशें कर रहा है, तो भारत का इन सब में क्या रोल है। तो जिस पर जयशंकर ने ये जवाब दिया, वी आर नॉट दलाल, कि हम दलाल नहीं हैं। मतलब पाकिस्तान जो अमन की कोशिशें कर रहा है वो दलाली कर रहा है। और ये जयशंकर ने कब बोला, जब सूरत में तकरीबन 2 से 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे इस ईरान और अमेरिका वॉर की वजह से, और वो अपने घरों को लौट रहे थे। ये जयशंकर ने तब बोला जब इंडिया में एलपीजी हासिल करने के लिए आपको कई किलोमीटर लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा था। तो पाकिस्तान की ये अमन कोशिशें पूरी दुनिया के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि भारत के फायदे के लिए भी थी। लेकिन जयशंकर ये पाकिस्तान की दुश्मनी में थे तो इन्होंने ये दलाल बोल दिया, क्योंकि इनके अंदर दुश्मनी बढ़ी हुई है और ये दुश्मनी अभी अपनी पब्लिक में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए ये बोल दिया। क्योंकि इस तरह के अल्फाज बोलना कि अगर पाकिस्तान अमन की कोशिशें कर रहा है तो हम उसके साथ हैं, ये बहुत अच्छा है, ये पूरी दुनिया की फेवर में है। इस तरह की बातें बोलने के लिए आपको दिल घुर्दा एक करना पड़ता है, जो इनके पास नहीं है। इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सफारतकार थे। और फिर इनका जवाब ख्वाजा आसफ ने बहुत खूब तरीके से दिया कि अगर हम दलाली कर रहे हैं, अगर सफारतकारी एक दलाली है, तो जयशंकर खानदानी दलाल है, क्योंकि इनका खानदान इससे पहले भारत के लिए सफारतकारी करता आ रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान ने जो अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा किया है, वो इनडायरेक्टली इसराइल को खबरदार किया है कि भाई आप इस जंग को मजीद तूल नहीं दे सकते, आप मजीद मुस्लिम ममालिक पर हमला नहीं कर सकते। आपने अमेरिका को तो इस जंग में घसीट लिया है, अब आप मिडल ईस्ट को भी इस जंग में घसीटना चाहते हैं। और यही प्लान था इसराइल का कि मिडल ईस्ट की कंट्रीज वो ईरान के खिलाफ एक हो जाएं और ईरान के ऊपर हमला कर दें। लेकिन पाकिस्तान इस तरह के इरादों को टाइम से भांप गया और उन्होंने इस अमन मुआहिदे की कोशिशें की। अब ये इंडायरेक्टली इसराइल को खबरदार किया है। और इसमें बड़ी और नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान खुद इसराइल को एक्सेप्ट ही नहीं करता एज ए कंट्री। मतलब हम लोग इसराइल को एज ए कंट्री नहीं मानते। इसराइल नाम की कोई कंट्री इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ओनली फलस्तीन है। तो ये कमाल भी पाकिस्तान का था कि पाकिस्तान जिसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उसके गिर्द जाल बुन दिया और उसको उस वहीं पर रोक दिया। और मजीद एस्केलेट होने से या मजीद मुस्लिम ममालिक को एक खून की होली खेलने से पाकिस्तान ने बड़े टाइम से रोक दिया। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कर सकता था, इसके अलावा और कोई मुल्क नहीं। ये ताकत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी कि वो ये अमन मुआहिदा करवाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया था, गाज़ा में हमला किया था, उस वक़्त एक मुज़ाकरात जारी थे कतर के अंदर। हमास की तरफ से एक मुज़ाकराती टीम थी और इसराइल की तरफ से एक मुज़ाकराती टीम थी। अब चांसेस ये थे कि इन दोनों के दरमियान कतर में मुज़ाकरात हो जाएंगे। मतलब अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं तो इसराइल जंग बंदी कर देगा, वो गज़ा के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और चूँकि इसराइल ये चाहता ही नहीं है, इसराइल जंग बंदी चाहता ही नहीं है, वो तो हर वक्त खून की होली खेलना चाहता है। तो इसलिए इसराइल को एक अच्छी सूझी कि भाई जो हमास की तरफ से वहाँ पर मुज़ाकराती टीम है, आप उसको टारगेट कर दो, उसको ही मार दो। और इन्होंने ऐसा ही किया कि कतर के अंदर जो हमास की मुज़ाकराती टीम थी, इन्होंने टारगेट किया और उनको वहीं पे मार दिया और मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। जब मुज़ाकरात करने वाली टीम ही नहीं रहेगी तो आप मुज़ाकरात किससे करोगे। तो यूं ही ये जंग जारी रही। और सेम सिनेरियो पाकिस्तान के लिए भी था। हो सकता था इसराइल ईरान की मुज़ाकराती टीम को ही टारगेट कर दे, क्योंकि उसकी तो हिस्ट्री रही है इस तरह की, क्योंकि वो तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता। तो इसके लिए पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा प्लान किया कि पाकिस्तान खुद आ गया ये अमन मुज़ाकरात के लिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात करवा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर इसराइल उनको टारगेट करता है जो मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के साथ पंगा ले रहे हो। और पाकिस्तान के साथ पंगा लेना मतलब
اسرائیل افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور یوں پاکستان نے ایک پہلا دور شروع کیا اسلام آباد میں، جہاں پر امریکہ کی طرف سے مذاکراتی ٹیم آئی اور ایران کی طرف سے ایک مذاکراتی ٹیم پاکستان اسلام آباد میں آئی اپنے فرسٹ راؤنڈ کے لیے، اور یہ مذاکرات تقریباً 22 گھنٹے تک جاری رہے۔ اور جب ایرانی ڈیلیگیشن مذاکرات کے بعد واپس ایران جانے لگا تو انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ہمیں ٹارگٹ کرے، کیونکہ اس کی تو ہسٹری یہ ہے۔ تو پاکستان نے اس سے بچنے کے لیے تقریباً 2 درجن سے زائد فائٹر پلین ایرانی ڈیلیگیشن کی حفاظت کے لیے ساتھ بھجوائے، اور ایک ارلی وارننگ سسٹم، تاکہ اگر اسرائیل کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی تھریٹ آتا ہے تو اسے پہلے ڈیٹیکٹ کر کے اسے نپٹا جائے۔ اور اگر اسرائیل سب کے باوجود بھی کسی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ڈائریکٹلی اپنے خلاف جنگ میں دھکیل لیا ہے، اور یہ بات کبھی بھی اسرائیل افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے اسرائیلیوں سے تو اس میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے ترکی کا، اور دوسرے نمبر پر ہے پاکستان۔ پاکستان کے ساتھ وہ پنگا کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان ایک نارمل پاور نہیں ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے،